चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ईओक्यू। अब देखो ईओक्यू होता क्या है, मैंने आप सबको पहले भी ये चीज बताई थी कि ईओक्यू कहलाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू कहलाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है जहां पर मेरी इन्वेंट्री की जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाती है। इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट मिनिमम होने का क्या मतलब है? देखो, ईओक्यू कुछ बेसिक अजम्पशंस पे चलता है। वो बेसिक अजम्पशंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ईओक्यू कुछ बेसिक अजम्पशंस पे चलता है। वो बेसिक अजम्पशंस जरा समझ लो ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ईओक्यू होता क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ईओक्यू की पहली बेसिक अजम्पशन ईओक्यू की पहली बेसिक अजम्पशन ये है कि कंपनी विल नॉट हैव एनी सेफ्टी स्टॉक। कंपनी विल नॉट हैव एनी सेफ्टी स्टॉक मतलब कंपनी के पास सेफ्टी स्टॉक जो है वो कितना होगा? जीरो। सेफ्टी स्टॉक या फिर एग्जामिनर जो इसको नाम देता है वो होता है बफर स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक या फिर बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जीरो होने का मतलब ये है कि कंपनी अपने पास कभी इन्वेंट्री रखती नहीं है इन केस ऑफ इमरजेंसी। सही। और ईओक्यू की दूसरी बेसिक अजम्पशन क्या है कि होल्डिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट के। ईओक्यू की टोटल बेसिक अजम्पशन क्या है दूसरी? होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है। देखो, एक चीज अपने जहन में रखो, मेरी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट के। मतलब अगर मैं अपनी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा करता हूं या यूं कह लो कि मैं एक वक्त में अपने पास ज्यादा यूनिट्स होल्ड करके रखता हूं या ज्यादा इन्वेंट्री मंगवाता हूं तो ऑब्वियसली मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मतलब मुझे कम दफा अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऑर्डर कम प्लेस करता हूं, सॉरी, अगर मैं ऑर्डर ज्यादा प्लेस करता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे जगह कम चाहिए होगी इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए। क्योंकि द हायर द नंबर ऑफ ऑर्डर द लेस विल बी द इन्वेंट्री ऑर्डर्ड एट अ टाइम, और द लोअर द नंबर ऑफ द ऑर्डर द हायर विल बी द इन्वेंट्री क्वांटिटी पर ऑर्डर। तो ईओक्यू क्या कहता है? ईओक्यू कहता है कि भाई इन दोनों कॉस्ट्स को मिनिमम करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दो। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी तो ये हमारी टोटल कॉस्ट को कम से कम कर देंगी। सही, ये चीज समझ आती है। ईओक्यू कैलकुलेट होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के थ्रू ईओक्यू को कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम लेवल पे आपको ये फॉर्मूला गिवन होगा इन द फॉर्मूला शीट, लेकिन इसकी डेरिवेशन कैसे होती है ये चीज मैं ऑलरेडी जो है सिखा चुका हूं और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आप लोगों को एक्सेस भी दे दूंगा। इसकी डेरिवेशन एक अच्छा खासा अलग तरीका है करने का, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा भी दूंगा दोबारा। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ईओक्यू निकाला कैसे जाता है। तो ईओक्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला कुछ ये है कि अंडर रूट टू इंटू डी इंटू सी ओ डिवाइडेड बाई सी एच। अब ये जो डी है, दिस इज बेसिकली द एनुअल डिमांड फॉर एनीथिंग दैट वी नीड। इट इज द एनुअल डिमांड फॉर एनीथिंग दैट वी नीड। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट या सीओ कहा जाता है कि मैं जब ऑर्डर कर रहा होता हूं तो मेरी क्या कॉस्ट आती है, और सी एच यानी कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट के एक यूनिट को होल्ड करने के लिए मेरी कितनी कॉस्ट लगती है। बेसिकली सी एच इज द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को एक साल तक होल्ड करने के लिए मेरी क्या कॉस्ट लगती है, ये है बेसिकली सी एच। अच्छा, एक सवाल है यहां पर, उस सवाल को देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करें, और इसको सॉल्व करके ही हमारा ईओक्यू जो है वो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ABC PLC manufactures and sells a single product, cupcake. ABC wishes to opt EOQ model, and your manager has asked you to calculate economic order quantity, details for which are as follows. ABC estimated demand for cupcakes is 5,000 per annum. अच्छा, अब यहां पर हमें जो सवाल में डिमांड दी गई है दैट इज फिनिश गुड्स। ये डिमांड किसकी है? फिनिश गुड्स की। और मैं कभी भी अपने पास फिनिश गुड तो ऑर्डर नहीं करता, फिनिश गुड तो मैं खुद बना रहा हूं। मैं अपने पास क्या ऑर्डर करूंगा हमेशा? रॉ मटेरियल।
मैं अपने पास हमेशा क्या ऑर्डर करूंगा, रॉ मटेरियल। अब सवाल ये है कि मैं 5 लाख कपकेक बना रहा हूं, तो मेरा कितना मटेरियल लगेगा। नीचे नीचे डिटेल्स गिवन है, मटेरियल रिक्वायर्ड पर कपकेक। मटेरियल रिक्वायर्ड पर कपकेक कितना है मेरे पास, 250 ग्राम्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है मेरे पास, $10 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है मेरे पास, $0.1 पर यूनिट पर एनम। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 × D × CO अपॉन CH, और ये पूरा अंडर रूट में आ जाता है। मेरे पास CO गिवन है कितनी, CO मेरे पास गिवन है 10, CH मेरे पास गिवन है 0.1। मुझे D निकालनी है। D मैं कैसे निकालूंगा, डिमांड कैलकुलेट की जाती है हमेशा। डिमांड कैलकुलेट होती है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। मैं टोटल कितने यूनिट्स बना रहा हूं, 5 लाख। मैं टोटल यूनिट्स बना रहा हूं 5 लाख, और मुझे मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, 250 ग्राम्स पर यूनिट, यानी कि 0.25 kg पर यूनिट। तो मेरा कितने केजी मटेरियल लग रहा है, 0.25 इंटू 500,000 मेरा मटेरियल लग रहा है 125,000 केजीज। आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो ये मेरे पास आ रहा है 2 × 10 20, 20 × 125, ये आ रहा है 25000000, और ये मेरे पास आ जाएगा 25000000, यानी कि 2.5 करोड़। मेरे पास अंडर रूट में क्या आंसर आ रहा है, 25 मिलियन। इसका अंडर रूट लेंगे तो मेरे पास ईओक्यू आ जाएगा 5000 केजीज। ये 5000 केजीज का क्या मतलब है, 5000 केजीज का मतलब है कि मैं एक ऑर्डर में, मतलब जब मैं एक दफा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो मैं ये 5000 केजीज मंगवाऊंगा। जब मैं एक दफा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो मैं कितना मंगवाऊंगा, 5000 केजीज मंगवाऊंगा। दैट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब मैं एक दफा ऑर्डर कर रहा हूं तो मैं कितना मंगवाऊंगा, 5000 केजीज। दैट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये जो हमने 5000 ईओक्यू निकाला है, इस 5000 की हमने इन्वेंट्री कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। और जहां बात की जाती है इन्वेंट्री कॉस्ट की, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में मेरे पास चार चीजें आ जाती हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए मेरे पास चार चीजें आ जाती हैं, जिसमें पहली चीज होती है मेरे पास परचेज कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो चार चीजें आती हैं, उनमें पहली चीज क्या है मेरे पास, परचेज कॉस्ट। दूसरी चीज आती है मेरे पास ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट। तीसरी चीज आती है मेरे पास टोटल होल्डिंग कॉस्ट, और चौथी चीज आ जाती है मेरे पास स्टॉक आउट कॉस्ट। चौथी चीज मेरे पास क्या आती है, स्टॉक आउट कॉस्ट। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि परचेज कॉस्ट कहते हैं उस कॉस्ट को कि जो मेरी कीमतें खरीद है, मतलब मैं अगर ये 5000, सॉरी, मैं अगर ये 1.25 लाख केजीज मंगवा रहा हूं, तो ये 1.25 लाख केजीज मंगवाने का मतलब उसकी एक्चुअल परचेज प्राइस कितनी है, उसको कितने में खरीदा जा सकता है मार्केट से। तो परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, परचेज कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। एनुअल डिमांड कितनी है मेरे पास, 1,25,000 केजीज। एनुअल डिमांड कितनी है मेरे पास, 1,25,000 केजीज। और रेट कितना है, रेट मुझे ये गिवन है यहां पर, ये देखो, ये $5 पर केजी। तो मैं एनुअल डिमांड को मल्टीप्लाई कर दूंगा $5 से, मेरे पास परचेज कॉस्ट कितनी आ गई, $6,25,000।
मेरे पास परचेज कॉस्ट कितनी आ गई, $6,25,000। अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। मेरे पास एनुअल डिमांड कितनी है? मेरे पास एनुअल डिमांड है 1 लाख, मेरे पास एनुअल डिमांड है 1,25,000। मेरा ईओक्यू है 5,000 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विच इज $10। $10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो ये मेरे पास कितनी आ गई, ये 3 जीरो यहां से कट गए, 3 जीरो यहां से कट गए, 5 × 25, ये आ गई मेरे पास 250। तीसरी चीज है मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा देखो, मैं स्टॉक आउट कॉस्ट पहले आपको बता दूं। स्टॉक आउट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि मेरे पास सामान खत्म होने की वजह से मुझे क्या नुकसान हुआ। इस सवाल में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि मेरा सामान खत्म हुआ या मुझे कोई नुकसान हो गया, तो मतलब इस सवाल में कोई भी स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं यहां से एक वक्त के लिए उड़ा रहा हूं। आते हैं अब होल्डिंग कॉस्ट पर। होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ये एवरेज स्टॉक क्या चीज है? एवरेज स्टॉक कहलाता है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक। मैं यहां पर सेफ्टी स्टॉक मेंशन कर देता हूं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। मेरे पास इस सवाल में सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो ईओक्यू आ गया मेरे पास 5,000, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, सेफ्टी स्टॉक की जगह 0 आ गया, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से। अब ये हो गया 2,500, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये आ गया 250। मैं अगर ये कैलकुलेट नहीं भी करता, मैं अगर ये कैलकुलेट नहीं भी करता, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं टाइम कैसे बचेगा। देखो बेटा, ईओक्यू पे मेरी होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, सेम हो जाती है। ईओक्यू पे मेरी होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम हो जाती है, तो अगर मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल ली तो होल्डिंग कॉस्ट भी सेम होगी। आप आंख बंद करके होल्डिंग कॉस्ट लिख दो, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है सिर्फ उस वक्त जब आप ईओक्यू पे वर्किंग कर रहे हो। तो अगर मैं ईओक्यू पे वर्किंग करते हुए बात करूं, तो मेरी टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री की कितनी आ रही है, 6,25,500, 6,25,500। ये आ गई मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यूजिंग ईओक्यू। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यूजिंग ईओक्यू मेरी कितनी आ गई, $6,25,500। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास अगली चीज है, जो ईओक्यू में सबसे ज्यादा एग्जामिनर की फेवरेट चीज है, इसे कहा जाता है क्वांटिटी डिस्काउंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटिटी डिस्काउंट्स। याद रखना ये बात, एग्जामिनर क्वांटिटी डिस्काउंट्स पूछता है। एग्जामिनर क्वांटिटी डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा पूछता है, और तैयार रहना कि अगर आपके पास ईओक्यू का सवाल आता है, बी इट इन MA2, बी इट इन F2, बी इट इन MA2, बी इट इन F2, अगर आप ACCA के MA2 या F2 के पेपर दे रहे हो और आपके पास ईओक्यू का सवाल आता है, तो MA2 में आपके पास चांसेस हैं कि अगर 10% या 20% ईओक्यू टेस्ट होना है, तो उस 20% का 50% चांस ये है कि आपके पास क्वांटिटी डिस्काउंट आएगा। और अगर आप F2 में हो, तो F2 में 80% ईओक्यू का चांस अगर है, मतलब सॉरी, अगर ईओक्यू का चांस 10% है या 20% है, तो उस 20% का 80% चांस है कि वो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट देगा। तो क्वांटिटी डिस्काउंट होता क्या है और इसकी हमारे पास इफेक्ट्स क्या होते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। It is often possible to negotiate with a quantity discount on the purchase price if bulk orders are placed। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा सामान खरीदते हो, तो आप दुकानदार से ये बात करते हो ना कि यार इतना ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, कुछ तो हमें ऑफ करो, कुछ तो हमें डिस्काउंट दो। दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर नोन एज क्वांटिटी डिस्काउंट्स। ये क्या कहलाती हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट्स कहलाती हैं। और इन क्वांटिटी डिस्काउंट्स के साथ हम किस तरीके से खेलते हैं या इनके साथ
इनके होने से हमारी क्या इम्पैक्ट आता है हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पे, इस पे बात कर लेते हैं। इफ अ क्वांटिटी डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड दिस विल हैव द फॉलोइंग इफेक्ट। अगर मैं क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करता हूं तो क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे बात कर लेते हैं। पहली चीज, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज प्राइस नहीं आएगा, ये एनुअल परचेज कॉस्ट विल डिक्रीज। मतलब जो मेरी टोटल परचेज कॉस्ट है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। जाहिर सी बात है जब मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मैं ज्यादा सामान खरीदूंगा, तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और आखिरी चीज है जिसे कहा जाता है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब जब मैं ज्यादा सामान खरीद रहा हूं तो मुझे ऑर्डर कम प्लेस करना पड़ेगा, और जब मैं ऑर्डर कम प्लेस करूंगा तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस पर एक सवाल करके देख लेते हैं। सवाल हमारे पास ये रहा। सवाल कुछ इस तरह का है कि द सप्लायर हैज ऑफर्ड एबीसी, the supplier has offered ABC if they purchase 7500 kgs per order, ABC will receive a 5% discount in the purchase price per kg. Furthermore, if ABC purchases 10,000 kgs per order, ABC can avail a discount of 10% in the purchase price per kg, and all other details remains the same. All other details remains the same. अब है क्या, सवाल में कुछ बोला ये गया है कि अगर एबीसी 7500 केजीज ऑर्डर करता है एक वक्त में, तो उसको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफ द परचेज प्राइस पर केजी। परचेज प्राइस पर केजी हमारे पास पीछे सवाल में गिवन है, विच इज $5 पर केजी। और अगर एबीसी 10,000 केजीज परचेज करता है पर ऑर्डर, तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इन द परचेज प्राइस पर केजी। ऑल अदर डिटेल्स रिमेन्स द सेम। योर मैनेजर हैज आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द फॉलोइंग थिंग्स। भाई मुझे इन्वेंट्री कॉस्ट बता दो अगर मैं 750 केजी हर ऑर्डर पे ऑर्डर करता हूं। मुझे इन्वेंट्री कॉस्ट बता दो अगर मैं 10,000 केजीज पर ऑर्डर ऑर्डर करता हूं। और मुझे ये बता दो कि क्या मेरी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए भी आसान हो जाए। यहाँ पर आ जाएंगी हमारी प्राइसेस। ये आ जाएगा हमारे पास 5,000 केजीज जो हमारा ईओक्यू है, मतलब ये हमारा नॉर्मल ईओक्यू आ गया। ये हमारा आ गया 7,500 केजीज, और ये आ गया 10,000 केजीज। पर्टिकुलर्स 5,000 केजीज, 7,500 केजीज और 10,000 केजीज। अब इसमें कितना हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में चेंज आता है, इस पे बात कर लेंगे। पहली चीज आ गई हमारे पास परचेज कॉस्ट। दूसरी चीज आ गई हमारे पास ऑर्डर कॉस्ट। तीसरी चीज आ गई हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। 5,000 केजी पे हमारी परचेज कॉस्ट कितनी आ रही थी, हमने अभी यहां पर कैलकुलेट की थी, विच इज 625,000। ये मैं यहाँ पर एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। ऑर्डर कॉस्ट आ रही थी हमारे पास 250, और होल्डिंग कॉस्ट आ रही थी हमारे पास 250। तो ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मेरी कितनी आ रही थी, 625,500। सॉरी, ये मैंने 5,000 लिख दिया, 625,500। अब बात करते हैं 7,500 केजीज पर
मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या फर्क पड़ेगा। देखो इन्वेंट्री मैं उतनी ही मंगवा रहा हूँ 1,25,000, इन्वेंट्री मेरी जो आ रही है वो 1,25,000 ही आ रही है, लेकिन अब मुझे 5% डिस्काउंट मिला है, किस पर, 5 पर। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि मुझे 5% डिस्काउंट मिला है तो मैं पेमेंट कितनी करूंगा, 95% पेमेंट करूंगा। 100 में से 5% डिस्काउंट मिल गया तो मैं पेमेंट करूंगा 95%। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 5,93750। ये मेरे पास आ गई परचेज कॉस्ट इफ आई ऑर्डर 7,500 kgs पर ऑर्डर। अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं, हमें टोटल मंगवाना था 1,25,000 और पर ऑर्डर अब मैं मंगवा रहा हूँ 7,500, और मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, 10। तो मेरे पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, वो आ रही है मेरे पास 166.66। और अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर। होल्डिंग कॉस्ट मेरे पास कितनी आ रही है वो भी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 7,500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। और होल्डिंग कॉस्ट मेरे पास आ रही है EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट यानी कि 0.1। तो ये आ रही है मेरे पास $375। अब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, 375 प्लस 166.66 प्लस 593,750। तो ये आ रहा है मेरे पास 594,291.66। ये चीज समझ आती है। अब आते हैं 10,000 kgs पर। 10,000 kgs पर मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर मुझे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है मतलब जो मैं रिमेनिंग पे करूंगा वो कितना होगा, 90% हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 5 × 90%। तो ये आ जाएगा मेरे पास 562500। अब निकालते हैं अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट, 125,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आ रहा है मेरे पास $125। और आखिरी चीज है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट विच इज EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो ये आ जाएगा मेरे पास $500। अब मेरे पास ये कितना हो गया, ये आ रहा है मेरे पास $563,125। मुझसे कहा गया था कि मैं 7,500 kgs पर इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालूं, ये रही। मुझसे कहा गया था कि मैं 10,000 kg पर इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालूं, ये रही। और मुझे कहा गया था कि मुझे ये बताना है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये है 625500 और ये है कितना, 594,291.66। तो डेफिनेटली ये क्या है, डिक्रीज है। डिक्रीज को कंपेयर करूंगा मैं हमेशा ओरिजिनल से, और ओरिजिनल कितनी है मेरी, 625500। अब सॉरी, दूसरा कंपैरिजन होगा बिटवीन 5,000 एंड 10,000। तो जाहिर सी बात है ये 6,25,500 है, ये 5,63,125 है। तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा क्वांटिटी डिस्काउंट की वर्किंग थी। इंशाल्लाह अभी हम आगे बात करेंगे इन्वेंट्री लेवल्स पर।